से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक। इसके पहले हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सारे जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ चुके हैं। तो देखिए थर्मोडायनामिक का मतलब क्या हुआ, थर्मो प्लस डायनामिक को अलग अलग कर लीजिए। तो थर्मो का मीन्स होता है टेम्परेचर, हीट, और डायनामिक का मीन्स होता है मोशन। जैसे आपने काइनेमेटिक्स सुनी होगी, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, काइनेमेटिक्स 3D। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या था, काइन प्लस मैटिक्स। मैटिक्स का मीन्स होता है मैथ, और काइन का मतलब होता है मोशन। मतलब मोशन के टाइम हम जो मैथ यूज कर रहे थे उसको काइनेमेटिक्स कहते थे। फिर आपने बहुत सारा मेजर पार्ट देखा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी मेजर चीजें हमको वहां मिली। अब थर्मोडायनामिक का मीन्स यही है, थर्मो प्लस डायनामिक। थर्मो का मतलब हीट है, टेम्परेचर है, और डायनामिक का मीन्स मोशन है। तो जो मोशन के समय हम प्रोसेस यूज करेंगे या मोशन के टाइम जो हम टेम्परेचर के फिनोमिना को यूज करेंगे उसको थर्मोडायनामिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे दो चीजें होती हैं, थर्मोस्टैटिक और थर्मोडायनामिक। तो थर्मोस्टैटिक क्या था, जहां पे आपने लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट को इंटरनल एनर्जी, बाहर से एनर्जी नहीं देना। तो जब एनर्जी नहीं दोगे तो हीट लॉस इक्वल हीट गेन, जितना आप लॉस करेंगे और सामने वाला उतना ही गेन करेगा। तो थर्मोस्टैटिक का मींस टेम्परेचर एट रेस्ट। टेम्परेचर कैसा था, रेस्ट पे था, कांस्टेंट था। अच्छा, आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट फ्लो नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू थर्मल हीट के टॉपिक से, जिसको आप लोग हीट करंट कहते थे। H इक्वल Q अपान T, एक फॉर्मूला आपने सेट किया था, डेल्टा थीटा अपान H इक्वल L अपान KA, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, वहां यह भी बताया गया था कि हीट तभी फ्लो करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर सेम है ऑब्जेक्ट में तो हीट कहीं फ्लो करेगी ही नहीं। जैसे करंट का फिनोमिना भी सेम होता है, दो ऑब्जेक्ट लीजिए, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दीजिए आप, करंट किसी की तरफ नहीं जाएगा। तो पोटेंशियल करंट चलता कहां था, हायर से लोअर। ऐसे हीट कहां चलती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, अभी प्रोसेस बताएगा तुमको कि हीट कैसे ट्रांसफर होगी। तो हमारे पास बेटा चार प्रोसेस है। पहला प्रोसेस हमारे पास है आइसोबैरिक, सेकंड प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक, और थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल, और बेटा फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बेटा, आइसोबैरिक का मींस होता है वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखे, प्रेशर को कांस्टेंट रखे। तो बेटा यहां पर प्रेशर को क्या रखेगा, ये कांस्टेंट रखेगा, मतलब प्रेशर को चेंज नहीं करेगा। आइसोकोरिक वो प्रोसेस जिसमें बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ऐसे बेटा आइसोथर्मल, थर्मल का मींस होता है टेम्परेचर, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम रखना। तो भैया यहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मींस होता है जो हीट ट्रांसफर हो, हीट एक्सचेंज हो, वो बेटा कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मींस इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम कांस्टेंट बोले इसका मतलब है कि वहां हम जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं। और एडियाबैटिक का मींस क्या हुआ, डेल्टा क्यू, शायद इसी को कहते हो आप हीट एक्सचेंज, चेंज ऑफ हीट। तो डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट में क्या आता है, इंक्लूडिंग जीरो आता है। तो ये हमारे पास चार प्रोसेस है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। जो सबसे लार्ज है आपके लिए वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक क्या है, जरा इसको समझो बेटा। आपको पता है कि प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमने केमिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट के नेम सुने होंगे, जैसे लाइक दैट बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसियक लॉ। ऐसे आपने तीन साइंटिस्ट के वहां रूल भी शायद सुने होंगे। तो हमारे पास फिजिकल टर्म्स में प्रोसेस में कौन कौन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये तीन मेन होते हैं। ये तो ट्रांसफर ऑफ हीट है, हीट ट्रांसफर करोगे उसका प्रोसेस अलग है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। तो बेटा तीनों को मिलाकर तीन साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग, जो उन्होंने कह सकते हो अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। जैसे फर्स्ट नेम आपने सुना होगा बायल्स लॉ, आपने फर्स्ट साइंटिस्ट सुने होंगे बायल्स लॉ। और बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, ये कहते हैं कि अगर हम किसको कांस्टेंट रखें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ठीक है भाई, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें
तो जरा आप बताओ, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पे इन्होंने रूल दिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हो, टॉपिक था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और टॉपिक नेम था बल्क मॉड्यूलेशन। बल्क मॉड्यूलेशन, वहां पर एक फॉर्मूला आया था जिसको आप कप्पा कहते हैं, माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। वहां पर समझाया गया था कि माइनस रिप्रेजेंट व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये फिनोमिना पहले भी हो चुका है। तो ये फॉर्मूला था वहां पर, मॉड्यूल्स ऑफ बल्क कहो, आप बल्क मॉडुलस कहो, मॉड्यूलेशन ऑफ बल्क कहो, एक ही नाम है। तो बेटा V प्रोपोर्शनल 1/P, ठीक है भाई। अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करें तो प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप एक बकेट में पानी भर लीजिए और टेम्परेचर को मत बदलिए। टेम्परेचर को नहीं बदलोगे, अगर आपने टेम्परेचर को सडन चेंज किया तो जो लिक्विड हायर डेंस था वो लोअर डेंस हो जाएगा, और जब कोई चीज लोअर डेंस होती है तो ज्यादा जगह लेती है। जैसे मरकरी है, मरकरी को आप ग्लास प्लेट पर जब डालते हो तो क्या करती है, वो एक बिग ड्रॉप बना लेती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा फोर्स होता है, सरफेस का जो कोहेसिव एडेसिव फोर्स होता है वो स्मॉलर होता है और कोहेसिव फोर्स बड़ा हो जाता है, तो आपस से पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। लेकिन आप सोचो, गैस करो कि उसी सरफेस जब आप वाटर डालते हो तो वो फैल जाता है, उसका मतलब है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो यही फिनोमिना सेम है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो लिक्विड भैया लोअर डेंस हो जाएगा, और लोअर डेंस होते ही वो सरफेस एरिया ज्यादा लेगा। इसीलिए टेम्परेचर को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करना है। तो कह रहा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। आपने जब देखा होगा कि अपने हथेलियों को पानी के अंदर डालते हैं तो जितने सरफेस का आपका हथेली है उतने सरफेस का वॉल्यूम हटेगा, तो लॉस ही तो कर रहा है। आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही बायल्स का लॉ था, V प्रोपोर्शनल 1/P, जिसको हम बेटा लिख सकते हैं यहां पर PV इक्वल कांस्टेंट, लिख सकते हैं PV इक्वल कांस्टेंट। अगर हमारे पास टू गैसेस हैं, दो गैसेस दे रहा है तो आप बना लीजिएगा P1 V1 इक्वल P2 V2। P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, P2 V2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आपसे कोई कहे ग्राफ बनाइए तो ग्राफ बना लीजिए। किसके किसके बीच ग्राफ है बेटा, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, वॉल्यूम और प्रेशर। तो प्रेशर को ऊपर कर लीजिए कॉलम में और वॉल्यूम को नीचे कर लीजिए, ठीक, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ज्यादातर हॉरिजेंटल ही होता है, वर्टिकल नहीं होता। तो वॉल्यूम को आप कर लीजिए हॉरिजेंटल में और प्रेशर को आप कर लीजिए वर्टिकल में। क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को। क्या बताओ, प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और फिजिक्स का एक रूल है कि जब भी कोई चीजें इंक्रीज करने से डिक्रीज करें तो उसका ग्राफ पैराबोलिक डाउनवर्ड होता है, पैराबोलिक डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके से, पैराबोलिक डाउनवर्ड। तो ये उसका ग्राफ हो गया। यहां पर बेटा कांस्टेंट क्या है, क्या कांस्टेंट बच्चा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कोई पूछे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों किया, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन हायर डेंसिटी लिक्विड कन्वर्ट इनटू लोअर डेंसिटी लिक्विड, एंड लोअर डेंसिटी लिक्विड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, उसको ज्यादा जगह चाहिए। ज्यादा जगह चाहिए तो भैया वो तो बढ़ रहा है अमाउंट, इसीलिए टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, ये रूल किसका है, बायल्स का। ऐसे सेकंड साइंटिस्ट है जो चार्ल्स लॉ, जिसमें उनका भी रूल समझ लीजिए क्या है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या बच्चा, इन्होंने किसको कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ठीक है, प्रेशर को क्या किया, कांस्टेंट किया। तो प्रेशर को जब कांस्टेंट किया तो इनको एक नया फिनोमिना मिला, अभी जो मैंने बात बताई, टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही जो डेंसिटी लिक्विड की थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और कम होते ही लिक्विड फैल जाता है। तो क्या वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। तो क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल। आपने वॉल्यूम कैसे बढ़ा, जब आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। तो बेटा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इतनी बात ठीक है। क्या बेटा इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, V/T इक्वल कांस्टेंट, इसको नीचे ले आओ और कांस्टेंट लगा लो, तो V/T इक्वल कांस्टेंट। अच्छा, ग्राफ कोई कहे तो तो सिंपल सा ग्राफ है ना, V प्रोपोर्शनल T लिखा है बच्चा, तो क्या होगा, यहां V रखो यहां T रखो, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से स्टार्ट होकर कहां चला जाएगा, स्ट्रेट। ठीक, ये आपने STVT ग्राफ में पढ़ा होगा,
इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? इंक्रीजेस। मॉड कैसा होता है? पॉजिटिव। भूल गए क्या? मॉड कैसे लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ऐसे। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। क्या थीटा 90 से छोटा है? और जब भी 90 से छोटा होता है तो मॉड कैसा होता है? पॉजिटिव। मॉड कैसा होता है? पॉजिटिव। ये दो रूल थे। एक और रूल आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, ज्यादातर फिजिक्स में कम चर्चा होती है उसकी, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ के नाम से, फिजिक्स में इसको लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इन्होंने बेटा किसको कांस्टेंट किया था? वॉल्यूम को। और थोड़ा सा कुछ कॉमन सेंस लगाइए आप कि वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आप टेम्परेचर को चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। फिर भी उन्होंने एक एक्सेप्शन केस दिया कि अगर हम किसको कांस्टेंट कर लें? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लें। तो कह रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब क्या इस बात को हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर सकते हैं? वॉल्यूम को हमने क्या किया? कांस्टेंट किया। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा? आप थोड़ा सा गेस करो। मान लीजिए कि आप सरफेस पर हैं, सरफेस पर, तो सरफेस पे मान लीजिए कि आप ओशियन में, सागर में हैं, और सबसे ऊपर सरफेस में। तो सरफेस, अब सरफेस से अब नीचे चल रहे हैं, तो बताइए सरफेस से जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर, ऊपर का सरफेस, प्लस जितना नीचे जाओगे H2O, तो प्रेशर तो बढ़ रहा है। अब सोचो जरा, टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है? विंटर के सीजन में अपोजिट होता है। विंटर के सीजन में ऊपर के सरफेस में बर्फ जम जाती है और नीचे पानी होता है। इसका मतलब है ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है और नीचे का टेम्परेचर कम है। एक तो मतलब हुआ, ठीक। अब इस बात को जरा समझो। ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस जमने लगती है। इसका मतलब है कि 4 से 3 में आओगे तो पक्का है आइस जम जाएगी। भाई 4 से 3 में आओ, 0 में आ जाओगे तो पूरी आइस हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरफेस जैसे नीचे आए तो 4 नहीं रहा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनका एक्सेप्शन केस तो सही है ना, कि नीचे चले थे प्रेशर बढ़ रहा था, एब्सोल्यूट प्रेशर मिला था। कैसे मिला? एटमॉस्फेरिक प्लस H2O, प्रेशर बढ़ा। क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है। सरफेस पे थे 4 डिग्री सेल्सियस, मैंने विंटर का सीजन लिया, 4 डिग्री सेल्सियस में आइस जम रही थी। अब सोचो अगर उसके नीचे आइस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां 3 थोड़ी होगा, 3 में तो आइस बन गई होती। कितना होगा? 5, 6, उससे ज्यादा होगा ना। तो एक्सपेरिमेंट तो प्रूफ सही था ना। इसीलिए इसको फिजिक्स में रूप कम है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट रखा नहीं जाता। तो अगर आपसे कोई कह दे कि नहीं हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करना चाहते हो, तो आप गैलुसेक लॉ का यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम को बेटा कांस्टेंट रखो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो आपको 3 प्रोसेस मिल गए यहां पर। देखो जरा, P कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, V कांस्टेंट गैलुसेक, टेम्परेचर कांस्टेंट बायल्स। अब आपके पास बचे कौन? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब पहले इतना नोट कर लें आप। स्टार्ट करते हैं वर्क डन। वर्क डन दोनों में हो सकता है, आइसोथर्मल में भी हो सकता है और एडियाबैटिक में भी हो सकता है। तो पहले हम कॉमन एक फॉर्मूला समझ लेते हैं वर्क डन का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा एक चीज बताओ कि अगर हमको पता है कि जो बायल्स का रूल है, बायल्स के रूल के हिसाब से टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दो तो आपने कहा V प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक। क्या इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, PV = nRT से, जिसको शायद आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसको आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जहां पर P बेटा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, N नंबर ऑफ मोल्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज जरा सोचो बेटा, कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R वैसे भी कांस्टेंट है, और N, अब कोई एक गैस अगर लोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि प्रोसेस में 1 मोल का ले लोगे फिर 2 मोल का है। आप प्रोसेस लोगे तो या तो 2 मोल, 4 मोल, जितने भी लोगे मोल्स कांस्टेंट रखोगे, उनको चेंज नहीं कर पाओगे।
तो क्या ऐसे कर सकते हैं कि लेट टू गैसेस, अगर हमारे पास दो आइडियल गैस हो जाएं तो क्या हम लिख सकते हैं P1V1 इक्वल P2V2। अगर हमारे पास लेट क्या हो जाए, टू आइडियल गैसेस हो जाए, तो टू आइडियल गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, P1V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2V2 के। अब जरा यहां पर समझो, हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के ऊपर, उस कंटेनर पे बेटा यहां पर फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ है। एवरीवन नो दैट कि लिक्विड हैव द इंटरनल एनर्जी, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव इंटरनल एनर्जी। कैसे भैया, अभी इसको भी समझते हैं। लेट सपोज दैट इसके ऊपर पिस्टन रखे हैं बेटा, बहुत सारे पिस्टन, मीन्स कुछ छोटे मास के हैं, कुछ बड़े मास के हैं। पिस्टन को पिस्टन कहा जाता है, छोटे मास बड़े मास के वेट रख दिए, उनको आप पिस्टन कह सकते हैं। ठीक, लेट मैं मान लेता हूं इसका एरिया कितना है A, इसका ओरिजिनल पोजीशन लेट x1, मैं यहां से यहां तक की इसकी पोजीशन को लेट कर लेता हूं x1। आप L1 से भी कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है वही हम ले रहे हैं x1 बेटा। अच्छा सोचो कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, शायद अगर मैं इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ इस एक ऑब्जेक्ट ले लूं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे तो क्या करते थे, एक प्रेशर लगाते थे। कैसे बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कुछ ऐसे था ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या है, कंटेनर वॉल है, कंटेनर वॉल। सपोज दैट मान लो ये कंटेनर वॉल है, तो जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे बेटा, कंटेनर की वॉल पे, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ऊपर नीचे सब जगह। ठीक है, अब थोड़ा सा गेस करो कि अगर हमारे पास 10 kg, 5 kg, 20 kg, 3 kg ऐसे ऐसे पिस्टन रखे हुए, हम क्या करें, धीरे धीरे एक एक पिस्टन को रिमूव करें, हटाना स्टार्ट करें। तो अगर एक एक पिस्टन को हटाना स्टार्ट करेंगे और लिक्विड के पहले से ही पार्टिकल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, अभी तो फोर्स इसके इक्वल है तो बैलेंस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन हटाओगे आप तो धीरे धीरे सरफेस इंक्रीज करती है। टॉपिक आया एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड बबल। जब सरफेस टेंशन आपने पढ़ा था तो सोप बबल, एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप पढ़ी थी। लिक्विड ड्रॉप अंदर से फुलफिल थी, तो जब हम क्या करते थे कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे प्रेशर लगाते थे तो शायद बच्चा उसकी जो थिकनेस थी वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाती थी। आप लोग वहां डेल्टा आर से मान लेते थे और लिखते थे कि डेल्टा आर इज मच लेस देन ओरिजिनल रेडियस, डेल्टा आर ओरिजिनल रेडियस से छोटा होगा। क्या आपको स्ट्रक्चर याद है उसका? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था कि यहां पर प्रेशर क्रिएट करता था तो थिकनेस बेटा कुछ बढ़ जाती थी। याद आया? इसकी रेडियस को हम क्या मान लेते थे, इसको बेटा हम आर मानते थे और इसकी थिकनेस को क्या मान लेते थे, डेल्टा आर। ठीक, लेकिन अगर सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि बाहर भी लिक्विड होता तो ये एक्सपैंड ना करता, ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता, क्योंकि फिर बाहर से फोर्स लगता तो ये थोड़ा सा अपना एरिया कम करता। यहां पर भी तो वही कहानी है आपके पास कि जरा देखो कि अगर हम प्रेशर कहें तो प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि अगर यहां पर लेट अ पिस्टन रिमूव वन बाई वन, एक एक करके आप पिस्टन हटा दो, तो हाउ मच वर्क, देन वर्क डन, कितना वर्क डन, dw, और dw इक्वल क्या होता है, f dx cos थीटा, f dx cos थीटा। बेटा पिस्टन हटा रहे हो तो फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर, फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, ऊपर की तरफ। भाई जहां पर हटाओगे तो सरफेस तो ऊपर बढ़ेगी ना, तो सरफेस ऊपर बढ़ने के मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। बेटा एफ भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो क्या थीटा 0 डिग्री। भाई आपने कंटेनर की वॉल ली, धीरे धीरे पिस्टन हटाए तो ये जो यहां पर सरफेस थी वो यहां आ गई। अब इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैं उल्टा करता, यहां पर था पिस्टन, धीरे 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 रखता तो ये नीचे की तरफ भागता, क्योंकि पिस्टन का वेट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो बताओ कितना वर्क, एफ dx cos थीटा। तो बेटा एफ dx cos थीटा, थीटा कितना लिख दूं मैं, 0 डिग्री, क्योंकि एफ dx के साथ कैसा है, पैरेलल।
कैसा है बेटा, पैरेलल। अच्छा ठीक है, तो DW इक्वल F हो बेटा, F की जगह क्या लिख सकते हो, P इंटू ए, फोर्स के प्लेस पे प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स के प्लेस पे प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। तो इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल इंटीग्रेशन बेटा P को बाहर कर लो बेटा a dx, कहां से कहां, x1 से लेकर x2 तक। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हो बच्चा, P, इसको क्या कहोगे dv, इसको क्या कहोगे dv। अब बेटा a dv, अब तो a dv अगर वॉल्यूम की टर्म में ले रहे हो तो कहां से कहां तक जाओगे बेटा, कहां से कहां लिमिट लगाओगे, v1 से लेकर v2। ठीक, अब अगर इसको भी आपको एक्सपेंड करना है, इसको भी कर सकते हो, कैसे, a को करो बाहर, dx का करोगे x आएगा, x के प्लेस पे x2 रखोगे, x के प्लेस पे x1 रखोगे, तो शायद यहां पर आपको मिलेगा p a x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 को डेल्टा x कहते हो ना, तो बताओ p a डेल्टा x और a इंटू डेल्टा x को क्या कहोगे, डेल्टा v, a इंटू डेल्टा x को क्या कहोगे, डेल्टा v। सिर्फ मैंने उसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिख दिया है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला आपको मिलेगा w इक्वल p डेल्टा v, w इक्वल p डेल्टा। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि अब जितने भी डेरिवेशन आएंगे इसी के आएंगे, तो मैंने बेटा इसका इंटीग्रेशन टर्म लिख दिया dv, और कहां से कहां, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर हमारे हिसाब से dw इक्वल इंटीग्रेशन p dv फ्रॉम v1 से v2, अगर बेटा v2 v1 से बड़ा हो जाए तो, अगर v2 v1 से बड़ा हो जाए तो फिनोमिना में वर्क पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सरफेस बढ़ेगी, सरफेस बढ़ रही है, तो जो वॉल्यूम स्पेस कवर कर रहा था मॉलिक्यूल्स वो तो बड़ा हो गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया। dv का इंटीग्रेट करो, v आएगा, क्या लिखते हो, v2 माइनस v1, और v2 v1 से बड़ा है तो प्लस ही तो आएगा। अरे करके देख लीजिए आप, p डेल्टा v के प्लेस पे v2 माइनस v1, अच्छा v2 v1 से बड़ा है तो कैसा आएगा, वर्क पॉजिटिव ही तो आएगा। तो अगर v2 v1 से बड़ा है तो वर्क कैसा ऑब्टेन होगा आपको, पॉजिटिव। तो ये एक्सपैंड कर रहा है कि कंप्रेस कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, वो अगर बेटा v2 इज लेस देन v1 तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव, कैसा हो रहा है, कंप्रेस, कैसा हो रहा है बच्चा, कंप्रेस, कैसा हो रहा है, कंप्रेस। कैसे बेटा, W इक्वल P V2 माइनस V1, V2 V1 से बड़ा, V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है, तो जब भैया बड़ी है तो प्लस आएगा, तो कैसा एक्सपैंड, और V2 लेस देन V1 कर दें तो क्या आएगा, कंप्रेस, तो वर्क कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। किस तरीके का मिलेगा, नेगेटिव। तो ये मेन फॉर्मूला, वर्क डन। अब आपने लिक्विड पर, गैस पर कितना वर्क किया या गैस ने सरफेस पर कितना वर्क किया, एक ही फॉर्मूला है, dw इक्वल इंटीग्रेशन v1 से v2 p dv। जब इसको न्यूमेरिकल में यूज करना, जब सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाए बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, क्योंकि फिजिक्स में समस्या क्या है, सपोज दैट p इज द फंक्शन ऑफ dv। रूल है फिजिक्स में इंटीग्रेशन का, ये जो p लिखा है p, अगर ये v के फंक्शन में आ जाए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस समय वर्क कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। फिर से मेरी बात को सुन लो, अगर पूरे वॉल्यूम में प्रेशर कांस्टेंट है, पूरे वॉल्यूम में, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ता है P डेल्टा V से। अगर आपको न याद हो तो आप क्या करते थे, जब फोर्स देते थे और डिस्प्लेसमेंट देते थे, कहते थे एक पुली है 15 kg का मास रख के फोर्स कितना हुआ, तो आप क्या करते थे, F इंटू एस, F की जगह mg में लगा लेते थे। लेकिन आप वो तरीका याद करो जब F वेरिएबल था फोर्स, और किसके टर्म्स में देता था, x के टर्म्स पे। आपने 2-4 न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे, जब F देता था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अब बताइए कि वर्क कितना होगा। तो अब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, वो वेरिएबल हो गया। ऐसे ही अगर P प्रेशर
हर प्लेस मैं यहाँ कहूँ 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ बढ़े 1.01, यहाँ 1.02, नीचे गया 1.03, ऊपर गया 1.05, तो कहने का मतलब प्रेशर पोजीशन के हिसाब से बदलने लगा, तो वर्क भी कभी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी पोजीशन पे हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको। पी बेटा वहां पर ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, AV² प्लस BV प्लस C, कहेगा ABC कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको दे सकता है, तो आपको यहाँ वैल्यू रखकर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तरीका याद है कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं।